कॉपी दीजिएगा एक मिनट। ऐसे ही लास्ट पेज दिखाई ना क्या पढ़ाया था। ठीक है जी, शुरुआत सूत्रों तक हो गया था। तो आज बताना था कि गांव है ना जी, हम लोग देख रहे थे कि गौतम बुद्धा का टाइम पीरियड कब है, कब गौतम बुद्धा आए हैं, 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में 4 वजहों से। पहला, 6th सेंचुरी बीसी में ही क्या हुआ है, महाजनपद बना है। दूसरा, 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम पीरियड है जब गौतम बुद्ध और वर्धमाना महावीरा आए हैं। तीसरा, 6th सेंचुरी बीसी वो टाइम पीरियड है जब भारत पे पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ है। और चौथा, 6th सेंचुरी बीसी सेकेंड अर्बेनाइजेशन का फेज है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड अर्बेनाइजेशन का फेज कैसे है। पहला फॉरेन इन्वेजन वाला डायमेंशन खत्म कर लिए थे। देखिए, जो हम लोगों का सिलेबस मतलब को क्लास अभी चलेगा किस तरीके से, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री 6th सेंचुरी बीसी, और 6th सेंचुरी बीसी में एक डायमेंशन हम लोग को पढ़ना है महाजनपदास, महाजनपदास। दूसरा पढ़ना है बुद्धा एंड महावीरा। ये बुद्धा एंड महावीरा सबसे लास्ट में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है जी। तीसरा डायमेंशन 6th सेंचुरी बीसी में क्या है बताइए, फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, और चौथा डायमेंशन क्या है, सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन। तो ये 4 लहजे से 6th सेंचुरी बीसी इंपॉर्टेंट है, और 6th सेंचुरी बीसी मतलब वैदिक फेज का एंड हो चुका है। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने ये वाला डायमेंशन कवर कर लिया, किया कि नहीं। अभी ये वाला डायमेंशन कवर कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग ये वाला डायमेंशन महाजनपदास का डायमेंशन जो है वो कवर करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो हम लोग पढ़ेंगे वो महाजनपदास से ही आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जब ये वाला डायमेंशन खत्म होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, और इसके खत्म होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में क्या, बुद्धा एंड महावीरा। समझ में आ रहा है। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद साउथ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज संगम लिटरेचर। ऐसे कर कर आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा। इससे पहले क्या है, 6th सेंचुरी बीसी से वैदिक फेज कंप्लीट हो गया। वैदिक फेज से पहले क्या है, इंदस वाली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इंदस वाली सिविलाइजेशन से पहले चालकोलिथिक कंप्लीट, चालकोलिथिक से स्टोन एज। तो समझ में आ रहा है सिलेबस कैसे प्रोसीड करेगा। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी या 6th सेंचुरी बीसी को कहे तो गौतम बुद्ध और वर्धमाना महावीरा के समय शहरीकरण का दूसरा फेज आ चुका था, कैसे कह सकते हैं। तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि एक तो टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे कि संस्कृत सूत्रास, जो उस जमाने पाली टेक्स्ट जो उस जमाने में शहर एग्जिस्ट करते थे उनके नाम मेंशन करते हैं, जैसे कि वैशाली हो गया, काशी हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, राजगीर हो गया। तो एक तो शहर हैं, इस बात को पाली टेक्स्ट और संस्कृत सूत्रास बता रहे हैं। तो एक तो ये एविडेंस हो गया कि शहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब कि शहरीकरण है कि नहीं। दूसरा, एक्सकावेशन, हमें 6th सेंचुरी बीसी का पका हुआ ईंट, बेक्ड ब्रिक्स जो है वो मिला है। साथ ही साथ क्वाइंस हमें मिले हैं। तो मेटल क्वाइन जो है वो सबसे पहले इसी समय इस्तेमाल किया गया है, एंड मेटल क्वाइन वेयर रेफर्ड एज निष्का एंड सतमना। तो एक तो आपका बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल, और दूसरा क्वाइंस का इस्तेमाल, और तीसरा राइटिंग का भी नॉलेज था 6th सेंचुरी बीसी में। सुलभा सूत्रा जो हम लोग लिखे हैं, तो एक तो पाली टेक्स्ट और संस्कृत सूत्रास में मेंशन किया हुआ कि भाई शहर एग्जिस्ट करता था, और दूसरा एक्सकावेशन, और उसके साथ एक्सकावेशन के साथ जो चीज़ें मिली जैसे कि क्वाइंस प्लस राइटिंग का नॉलेज, ये सब बताता है कि 6th सेंचुरी बीसी में शहरीकरण फिर से आ चुका था, और इसलिए 6th सेंचुरी बीसी इज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन। इसमें और एविडेंस आपको देना है और सबूत पेश करने हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं कि देखिए प्राकृत टेक्स्ट जो है, प्राकृत टेक्स्ट में बनिया ग्राम कहा गया है किसको, चंपा को। बनिया ग्राम कहने का मतलब कि विलेज ऑफ मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स जो होते हैं, जो ट्रेडिंग होता है, वो गांव का फिनोमेनन होता है कि शहर का फिनोमेनन होता है, शहर का फिनोमेनन होता है। तो चूंकि मर्चेंट्स लोग रह रहे हैं बनिया ग्राम, मतलब उनको कहा जा रहा है चंपा में, दैट मीन्स कि चंपा हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड, मतलब चंपा वाज अ सिटी। उसी तरीके से बनारस में बहुत सारे मर्चेंट स्ट्रीट्स का रेफरेंस मिला है जिन्हें वैसाज कहा गया है। तो मर्चेंट्स लोग वाराणसी में हैं, तो वाराणसी भी क्या है, शहर है।
उसी तरीके से सदलपुता जो वैशाली में है, वहाँ पे पॉटर्स शॉप्स मिले हैं। पॉटर्स शॉप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एग्री कहाँ का फिनोमिनन होता है, शहर का कि गांव का? शहर का। तो फर्दर ये सब एविडेंस भी बताते हैं कि 6 सेंचुरी बीसी तक आते आते फिर से भारत में शहरीकरण आ चुका होगा। कोई दिक्कत? ये जो शहरीकरण आया 6 सेंचुरी बीसी में, इसके क्या इफेक्ट्स पड़े सोसाइटी पे? शहरीकरण का क्या इफेक्ट पड़ा सोसाइटी में? तो पहला हम लोगों ने देखा कि शहरीकरण की वजह से सरकार मजबूत हुई, स्टेट गॉट स्ट्रेंथन। कैसे स्टेट मजबूत हुई, कैसे स्टेट स्ट्रेंथन हो गई? तो अर्बन एरिया से स्टेट को एडिशनल रेवेन्यूज आने लगे। एडिशनल रेवेन्यूज मतलब ट्रेड हो गया या क्राफ्ट, जो प्रैक्टिस होगा, जो गांव में प्रैक्टिस नहीं होता था। गांव से जो पैसा आता था वो लैंड रेवेन्यू आता था, लगान। लेकिन लगान के साथ साथ अब आपको मान लीजिए कि अलग टैक्स से भी पैसा आ रहा है, व्यापारी लोग से आप पैसा ले रहे हैं, तो आपका कलेक्शन बढ़ेगा। कलेक्शन बढ़ेगा तो आपका पावर बढ़ेगा। तो अर्बनाइजेशन आने की वजह से सबसे पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि सरकार जो थी, स्टेट जो थी, वो क्या हुई? मजबूत हुई, स्ट्रेंथन हुई। और स्ट्रेंथन किस लिए, कैसे हुई? ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल रेवेन्यूज। सेकेंड, शहरीकरण आने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य 6 सेंचुरी बीसी सोसाइटी में और भी बढ़ा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तीसरा, 6 सेंचुरी बीसी में राइटिंग डेवलप हुई, क्योंकि ट्रेड कर रहे हैं तो अकाउंट कीपिंग के लिए लिखने का ज्ञान होना चाहिए। राइटिंग डेवलप होगी तो सिर्फ कमर्शियल राइटिंग डेवलप नहीं होगी, बल्कि रिलीजियस राइटिंग भी डेवलप होगी। मतलब नए तरीके के ब्राह्मणिकल लॉज जो हैं वो हमें 6 सेंचुरी बीसी में देखने को मिलते हैं। अब नई तरीके की ब्राह्मणिकल लॉज आएगी, मतलब वर्ण व्यवस्था मजबूत होगा कि घटेगा? मजबूत होगा। तो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड तक आते आते वर्ण सिस्टम अच्छे तरीके से सोसाइटी में एम्बेडेड हो गया था। अगेन, लिखने का ज्ञान आया है तो रिचुअल्स भी लिखा जाएगा, विधि विधान, कैसे कौन फूल, कैसे अक्षत, कैसे फेरा, ये सब होता है ना जी। तो रिचुअल्स भी स्ट्रेंथन होगा। तो अर्बनाइजेशन आने की वजह से स्टेट मजबूत हुआ, अर्बनाइजेशन आने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स मजबूत हुआ, अर्बनाइजेशन आने की वजह से वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। क्लियर है ये चीज़? और अब हम लोग देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में सिर्फ शहर ही नहीं था, बल्कि कुछ गांव भी एग्जिस्ट करते थे। तो ये कहना कि गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड पे सारा शहर था, गांव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ये भी गलत है। तो शहर के साथ साथ गांव भी एग्जिस्ट करते थे, और गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में गांव हम लोग देखते हैं। तो जो गांव थे गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में, वो सब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट थे। क्या थे? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। विलेजेस, क्या विलेजेस एग्जिस्ट करते थे 6 सेंचुरी बीसी में? हाँ, एग्जिस्ट करता था, लेकिन विलेजेस जो था वो था न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट समझते हैं? एक ही जगह पे क्या सब रह रहा है। न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट कहते हैं कि जो घर होंगे गांव के, वो आसपास में नहीं, वो एक जगह होंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये एरिया है गांव का, तो ये जो सेंटर होगा, यहाँ पे गांव के सभी घर होंगे। घर बना देते हैं, है ना जी, थोड़ा सा टाइम पास भी कर लेते हैं। ठीक है। तो गांव मतलब शहर में जितना भी मतलब गांव का घर होगा वो सब एक जगह होगा, और गांव का जो आउटर एरिया होगा यहाँ पे सबके खेत होंगे। इसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है ना जी, पढ़े थे ना, एटम में होता है, न्यूक्लियस होता है, कुछ पढ़े थे हम लोग। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी पढ़े थे। बम्बार्डमेंट हुआ था, स्ट्राइक बैक हो गया, पता चला कि अच्छा ये न्यूक्लियस है ना जी। तो न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट कहने का मतलब कि जितने भी गांव के घर थे सब एक जगह थे, और जो इन घरों के जो खेत थे जहां पर ये लोग जाके काम वाम करते थे, ये सब कहां थे? गांव के बाहर। इसको कहते हैं न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट। तो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में गांव एग्जिस्ट करता था, और गांव किस तरीके का था? न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट। ठीक है। तो लिखिए, टॉपिक बनाइए, विलेज और रूरल एरियाज। विलेज और रूरल एरियाज, विलेज और रूरल एरियाज। उसमें लिखिए, रूरल एरियाज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा। Rural areas existed during the age of Buddha. Full stop. Although
रूरल सेटलमेंट्स, अब यहां पे कॉन्सेप्ट है जी, अब 6th सेंचुरी बीसी में जो गांव सब एग्जिस्ट होता था वो सब एक्सकावेट नहीं हो पाया है। वो इसलिए एक्सकावेट नहीं हो पाया है क्यों? क्योंकि वहां पर अब बहुत सारे घर हैं आज के दिनों में, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस लोग ये आंकलन लगाते हैं कि शहरीकरण बिना गांव के एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल बेस से संभव नहीं हुआ होगा। जैसे अगर शहर एग्जिस्ट करता है तो शहर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? गांव से आता है। तो शहर जो होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड रहता है किस पे? गांव पे। तो अगर 6th सेंचुरी बीसी में शहर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बिना गांव के एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो वही लिखा रहे हैं, ऑल्दो रूरल सेटलमेंट्स ऑफ दिस फेज, although rural settlements of this phase have not been excavated, but the beginning of trade, craft, commerce and urbanization in mid-Gangetic basin cannot be imagined without a strong rural base. Full stop. Next लिखिए, Pali texts mentions numerous villages. Pali texts mentions numerous villages of this period arranged in nucleated rural settlement. ब्रैकेट में लिखिए, all houses settled at one location with their agricultural lands outside villages. ठीक है जी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ विलेजेस। तो अभी तक तो ये पता चल गया कि गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में गांव भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है जी। और ये गांव किस तरीके के होते थे? न्यूक्लिएटेड रूरल सेटलमेंट। हर एक गांव में कैसा होता था कि जो घर होता था गांव वालों का वो एक जगह होता था और उसके बाहर लोगों का फील्ड होता था, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ विलेजेस, कितने तरीके के गांव होते थे। टाइप्स ऑफ विलेजेस ड्यूरिंग बुद्धा, गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में गांव कितने तरीके के होते थे? तो मेनली गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में जो गांव होते थे वो 3 तरीके के होते थे। पहला होता था टिपिकल विलेज। क्या होता था? टिपिकल विलेज कहने का मतलब जो टिपिकल गांव आपको देखने को मिलता है जिसमें वेरियस कास्ट एंड कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो एक तो गांव ऐसा था गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में जिसमें सभी कास्ट और कम्युनिटी के लोग एक जगह रहते थे और इन गांव का जो हेड होता था, जो प्रधान होता था, उसको भोजका कहते थे। क्या कहते थे? भोजका। तो एक तरीके का गांव होता था गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में टिपिकल विलेजेस में वेरियस कास्ट्स एंड कम्युनिटीज यूज्ड टू रेसाइड, ठीक है जी। और दूसरा, ये जो विलेज हेडमैन होता था, ये जो गांव होता था, इसके हेड कौन होते थे? विलेज हेडमैन। और विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था? भोजका। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि भोजका किसको कहते थे? विलेज हेडमैन को। और इस तरीके का जो गांव था ये लार्जेस्ट इन नंबर था। सबसे ज्यादा गांव जो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में था वो इसी तरीके का गांव था। दैट मीन्स
गांव में सभी जाति, सभी व्यक्ति जो एक साथ रह रहे हैं, और ये इसको हेड कौन कर रहा है? भोज का। दूसरे तरीके का जो गांव होता था वो होता था क्राफ्ट विलेज। क्राफ्ट विलेज, क्राफ्ट विलेज कहने का मतलब कि ऐसा गांव जिसमें किसी पर्टिकुलर क्राफ्ट के लोग जो हैं वो ज्यादातर रह रहे हैं, जैसे कारपेंटर। तो एक ऐसा गांव है जिसमें खाली कारपेंटर लोग हैं, सिर्फ कारपेंटर नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कारपेंटर की है। पॉटर, देखे ना सदलपुता, कि ऐसा गांव जिसमें ज्यादातर लोग क्या हैं? पॉटरी में इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके का जो गांव होता था, जो क्राफ्ट विलेज जो होता था, ये मार्केट का काम करता था फॉर एडजॉइनिंग विलेजेस, हाट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे तरीके का गांव जो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में कुछ गांव ऐसे भी होते थे जिसमें सिर्फ एक व्यवसाय के लोग ही रहते थे। तो जैसे सदलपुता एट वैशाली, वो तो खैर मर्चेंट शॉप हो गया, वो तो मतलब शहर हो गया। लेकिन क्राफ्ट विलेज वैसे विलेज को कहेंगे जहां पर ज्यादातर लोग किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने वाले होते थे, और ऐसा विलेज क्या सप्लाई करता था? मार्केट। तो क्राफ्ट विलेज मतलब विलेजेस इनहैबिटेड बाय people of a particular craft, people of a particular craft। एग्जाम्पल में जैसे कि कारपेंटर विलेज, एग्जाम्पल कारपेंटर विलेज। और इस तरीके का गांव क्या सर्व करता था? एज अ मार्केट। दीज विलेजेस सर्व्ड एज अ मार्केट, फॉर एडजॉइनिंग एरियाज। और इसलिए चूंकि ये विलेज मार्केट की तरह भी काम करता था, तो इसलिए क्राफ्ट विलेज को सब अर्बन विलेजेस भी कहते थे। क्या कहते थे? सब अर्बन विलेज। सब अर्बन विलेज मतलब कि शहर होने के कगार पे है, अभी है कि नहीं। और तीसरा विलेजेस जो होता था वो होता था बॉर्डर विलेजेस। क्या? बॉर्डर विलेजेस मतलब वैसे गांव जो कि बॉर्डर एरियाज में हैं, उसके बाद सीमा जो है वो क्या हो रही है? खत्म। और इस तरीके का गांव जो होता था वो जंगलों से जाकर मिल जाता था। समझ में आया? मतलब ये गांव खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद सीमा भी खत्म हो रही है, और उसके बाद क्या शुरू हो रहा है? जंगल। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का गांव बैकवर्ड होगा कि नहीं? राजधानी से जितना दूर आप रहेंगे उतना ज़्यादा बैकवर्ड रहिएगा। तो एक बार पटना आ गए हैं तो अब यहीं पे रहना है जी, किसी परिस्थिति में। डेरा जमा दिए है ना एकदम। मुख्यमंत्री का कुर्सी भी अब खाली होगा ही, अरे 5 ना 10 साल बाद, है कि नहीं जी? बस बस बस। तो बॉर्डर विलेजेस मतलब ये गांव होते थे जो कि किससे जाकर मिल जाते थे? जंगलों से। और यहाँ पे जो लोग होते थे उनका मुख्य व्यवसाय हंटिंग होता था, हंटिंग एंड फॉलोइंग, मतलब कुछ चीज तोड़ लिए, खा लिए, ठीक है जी। और ये बैकवर्ड विलेजेस होते थे। तो इस तरीके से बनाइए। तो बॉर्डर विलेजेस में लिखा लेंगे, पहले यहां तक इतना लिख लीजिए। और ये कहां से पता चला है हमें कि गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में ऐसे गांव होते थे? कहां से पता चला है? पाली टेक्स्ट से, एकदम क्रेडिबल सोर्स से पता चला है ये सब। ऐसा नहीं कि किसी की इमेजिनेशन है। तो सोर्स क्या है? पाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट। गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे लाइफ फैसिनेटिंग रहा होगा ना जी। इतना पोल्यूशन वोल्यूशन भी नहीं है, जंगल है, आराम से कहीं बैठ गए, इतना टेंशन भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं था कि शेर के साथ लोग रहता था, इतना भी बैकवर्ड सब नहीं रहा होगा जी। किसके बारे में? श्रेणीज। श्रेणीज कहते थे गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स को। गिल्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में एक चलता था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुने हैं? जैसे कि अभी फिक्की चलता है, फिक्की नहीं आते? FICCI इकोनॉमिक्स में। अरे वो आपको जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का लॉबी है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये है आपको श्रेणीज जो होता था वो ग्रुप होता था मर्चेंट्स का, या लॉबी होता था मर्चेंट्स लोगों का, जो कि स्टेट के साथ रजिस्टर्ड होता था।
मतलब सरकार को ही पता था कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप में इतने मर्चेंट्स हैं। कैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसी तरीके से मर्चेंट लोगों का ग्रुप होता था, उसी को श्रेणीज कहते थे। मर्च किस टाइम पीरियड में? एंशियंट मतलब इस समय में। हाँ, तो गुड का क्वालिटी उसी के पे रहेगा। सरकार का ज़्यादा नियंत्रण मार्केट्स पे नहीं था। जुडिशियल अथॉरिटी कैसे रहेगा? जुडिशियल अथॉरिटी तो इसके पास था, विलेजेस जो विलेज हेडमैन होते थे उनके पास होता था और राजा के पास होता था। जुडिशियल अथॉरिटी मतलब किस सेंस में कि मतलब वो लोग कोई कानून लगा सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ये? हाँ, ये था। तो ये जुडिशियल अथॉरिटी थोड़ी होता है। नहीं, ये जो श्रेणीज होते थे ये रिस्पॉन्सिबल होते थे रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। जो कल मैंने आपको बताया था कि स्कूल में जैसे होता था कि टीचर बोलता था कि अगर कोई किया तो पूरा, कल बताया था ना एग्जाम्पल, पूरा ग्राउंड को चक्कर लगवाएंगे, और उसका टीचर सो जाता था। उसके बाद एक मेंबर दूसरे मेंबर का मतलब कंट्रोल करते रहता था, जो बताया भी था कि सब लोग लिख रहा है, कोई बात करता था चुप, मतलब घूमना पड़ेगा। तो ये सही है। तो ये जुडिशियल अथॉरिटी नहीं हुआ। जुडिशियल अथॉरिटी के हाँ, ओवर द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ये सही है। और जुडिशियल अथॉरिटी फुल स्टॉप अगर आप बोल दिए तो उसका मतलब हो गया कि न्यायिक दंड भी दे सकता है किसी को भी, तो वो नहीं था। हाँ, किंग है, किंग के पास पावर होता था, तो हाँ इसके इंटरनल ये सब्जेक्टेड होते थे। हाँ, ट्रू। देखे, नहीं, किंग तो इंटरफेयर करेगा ना भाई, अगर किंग को कोई प्रॉब्लम अगर लगा उसमें, क्योंकि ये गिल्ड्स लोग जो होते थे वो अंतोगत्वा आपको किंग के नीचे ही काम करते थे। दिखाइए, नहीं दिखाइए। द गिल्ड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। सेकंड है द गिल्ड हैड जुडिशियल अथॉरिटी ओवर द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर, सेकंड सही है, ठीक है जी। थर्ड, द किंग इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंग ऑफ द गिल्ड। अब देखिए इसमें इंटरफेयर्ड लिखा हुआ है, आप बोले कि किंग इंटरफेयर कर सकता था, अभी बोले हैं कि नहीं कि किंग इंटरफेयर कर सकता था कि नहीं? कर सकता में हो जाता है प्रोबेबिलिटी कि किंग कर सकता है। इसमें लिखा हुआ है द किंग इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स। इंटरफेयर्ड, अब यहां इसका मतलब हो गया कि रेगुलरली इंटरफेयर कर रहा है, नहीं। अगर आप बोलिएगा किंग क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन करता नहीं। मतलब अगर चाहेगा तो कर सकता है। अगर आप बोलिएगा कि नहीं कर सकता है, मतलब कुछ भी गिल्ड कर दे, किंग कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब फिर ही हो जाएगा। यहां जो लिखा हुआ है द किंग इंटरफेयर्ड, इंटरफेयर्ड मतलब कि रेगुलरली इंटरफेरेंस कर रहा है ना, तो रेगुलर इंटरफेरेंस नहीं था। इसलिए जी वर्ड्स आप लोग ध्यान से पढ़िए, अपने मन से चीज़ों को इंटरप्रेट मत कर लीजिए दिमाग में। अब देखिए वो भी गलत नहीं बोले, लेकिन दोनों का सेंस आया, समझ में आया क्या हो गया? किंग क्या कर सकता था? ऑब्वियसली कर सकता था। क्या किंग रोजमर्रा कर रहा है? नहीं, रोजमर्रा नहीं कर रहा है, ठीक है जी। लिखिए नेक्स्ट, कहां तक लिखे थे? यहां तक लिखे, बॉर्डर विलेजेस के नीचे लिखिए दीज वेयर सिचुएटेड। क्वेश्चन बन रहा है सर वैदिक फेस का, तो इतना निराश होकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो ये प्रीलिम्स में ना आप एक चीज और देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, वो अपने मन से इंटरप्रेट मत कर लीजिए, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ था कैन इंटरफेयर। आपने जो हिंदी में बोला, अरे वैसे नहीं, आप मतलब जो पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिए कि उसका मतलब क्या हो गया। एक अगर ऐसा भी कभी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन एग्जाम में आपको हिंदी मीडियम में भी दिए रहते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होता है, आराम से आप हिंदी मीडियम वाला पढ़ के देखिए कि क्या सेंस है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, बॉर्डर विलेजेस में सिचुएटेड एट द आउटर लिमिट, सिचुएटेड एट द आउटर लिमिट एंड यूज्ड टू मर्ज, situated at outer limit and used to merge with surrounding villages, and used to merge with surrounding villages, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मेन ऑक्यूपेशन इन दीज एरियाज
हाँ, second point. Main occupation in these areas included fowling, Fowling, included fowling, fowling and hunting, included fowling and hunting. फॉलिंग मतलब होता है आपको जैसे कि बर्ड्स को मारना हो गया, दिस इज कॉल्ड एज फॉलिंग. अब लिखिए टॉपिक क्रॉप्स. क्रॉप्स, अब एग्रीकल्चर के विषय में तो पता होगा, गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे ही, ठीक है. तो और सिविलाइजेशन जो है वो रेनी एरियाज के तरफ शिफ्ट हो चुकी है. जैसे बिहार का एरिया रेनी एरिया होगा, तो जो क्रॉप होगा वो पूरी तरह किस पे निर्भर होता है? क्लाइमेट पे, है ना जी. तो इसमें क्या होगा आपको कि राइस जो होगा वो अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगेगा. इनफैक्ट बिहार के क्षेत्र में उस समय राइस जो था वो स्टेपल फूड था. तो लिखिए क्रॉप्स में राइस, कॉमा बार्ली, बार्ली, कॉमा पल्सेस, पल्सेस, कॉमा मिलेट्स, मिलेट्स, कॉमा कॉटन, कॉटन एंड सुगर केन, एंड सुगर केन. क्लाइमेट जानते हैं? क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट, हाँ, क्लाइमेट किसको कहते हैं? जो यहाँ जो क्या है, जो लंबे टाइम तक चल रहा है. तो यहाँ जो क्या है, ऐसे जवाब दीजिएगा. सवाल के जब बदले सवाल दीजिएगा. वही तो पूछा जा रहा है, क्लाइमेट क्या है, तो बोल रहे हैं जो ज्यादा दिनों तक रहता है. जो कौन? मुर्गा, मुर्गी, चुड़ैल, कौन? जो कौन है? वेदर कंडीशंस. मतलब बिट्स एंड पीसेस में 4 लोगों के सहयोग से एक आंसर तैयार हो रहा है. वो क्लाइमेट जो होता है वो आपका मतलब वेदर का जो कंडीशन होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से 20 to 25 ईयर्स, 20 से 25 साल तक जैसा किसी जगह का वेदर रहता है उसे उसका क्लाइमेट घोषित कर दिया जाता है. और वेदर क्या होता है? फिर जो सीजन जो चेंज होता है उसको वेदर कहते हैं. वेदर कहते हैं टेम्पररी चेंज इन एटमॉस्फेरिक वेरिएबल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. समझे जी? एटमॉस्फेरिक वेरिएबल जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इसका जो टेम्पररी चेंज होते रहता है दैट इज कॉल्ड एज वेदर. पहले तो ये जो तो बोलना बंद कीजिए, ऐसे लिखिएगा आप लोग मेंस में आंसर. कहीं स्पष्टता है ही नहीं. क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उल्टा क्वेश्चन सवाल दाग दिए उसी से एग्जामिनर से. जो, वो, क्लैरिटी होना चाहिए. यहाँ जो कौन है, वो कौन है, शायर थोड़ी हैं आप लोग. लिखिए फिर नेक्स्ट, कहाँ तक लिखे थे? ये हो गया था ना क्रॉप्स, राइस, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन एंड शुगर कैन. लिखिए राइस वॉज स्टेपल सेरल, राइस वॉज स्टेपल सेरल प्रोड्यूस्ड इन, राइस वॉज स्टेपल, STAPLE, स्टेपल सेरल produced in eastern UP, produced in eastern UP and Bihar, produced in eastern UP and Bihar, फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिए राइस का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और राइस किस मेथड से कल्टीवेट किया जाता है? भगवान के लिए कोई बोल दो ट्रांसप्लांटेशन मेथड प्लीज. कौन सा मेथड? अरे ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन नहीं देखें, राइस को मतलब कहीं और पहले लगाया जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाता है. दैट मेथड इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन. और ट्रांसप्लांटेशन मेथड को शली, बोलिए क्या? शली रेफर किया गया है पाली टेक्स्ट में. तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में लोग ट्रांसप्लांटेशन मेथड से अवेयर थे. सही या गलत? सही. लेकिन एग्जाम देते रहेगा जैन जी, वो देखेगा ट्रांसप्लांटेशन मतलब कहीं हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं है. ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है, राइस भी कैसे होता है? ट्रांसप्लांटेशन से. तो लिखिए उसमें द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज कंसिडरेबली, द प्रोडक्शन ऑफ राइस इंक्रीज considerably,
The production of rice increased considerably during the time of Buddha. During the time of Buddha, on account of wider use of transplantation techniques, which have been referred as Shali, S-H-A-L-I, which have been referred as Shali in Pali, S-H-A-L-I, Shali in Pali, comma Prakrit in Pali, comma Prakrit and Sanskrit texts, in Pali, comma Prakrit and Sanskrit text. कोई दिक्कत यहां तक? अब लिखिए टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग बुद्धा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग बुद्धा. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग बुद्धा. ठीक है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम लोग दो भाग पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोसर्वा कौन होता था? किंग. सारे पावर्स किसके हाथ में होते थे? किंग के हाथों में. जिससे बात करें कि अगर आज के दिनों में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में है? मोदी जी, है ना जी. और अगर हम लोग बात करें प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो फिर डिपेंड करेगा कि कौन उस जगह के मुख्यमंत्री हैं. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वोसर्वा कौन होता था? किंग. एंड किंग वाज असिस्टेड बाय सर्टेन ऑफिसर्स. और किंग को कुछ ऑफिसर्स हेल्प करते थे उसके रोजमर्रा के काम को निभाने के लिए. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था किंग एंड ही वाज असिस्टेड बाय सर्टेन ऑफिसर्स. कौन कौन ऑफिसर्स होते थे जो किंग को उसके रोजमर्रा के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे? तो जैसे कि पुरोहिता मतलब चीफ प्रीस्ट, है ना जी. पुरोहिता के बाद मंत्री चाहे मिनिस्टर, मंत्रिन कहते थे उनको. मंत्रिन मतलब मिनिस्टर, पुरोहिता मतलब चीफ प्रीस्ट. उसके बाद सेना नायका मतलब कमांडर इन चीफ. सेना नायका मतलब कमांडर इन चीफ. ठीक है जी. उसके बाद जज, अकाउंटेंट एक्सेट्रा. जज, अकाउंटेंट एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर उस समय के रेफर किए गए हैं, उनका नाम बता देते हैं. पहले लिख लीजिए. आप सर हॉस्टल में रहते हैं? नाश्ता हो गया? यही सबका यही प्रॉब्लम है. अकाउंटेंट आप लोग पीजी में रहते हैं? फ्लैट में मतलब घर पे रहते हैं? सही करते हैं, वही ठीक भी है. जितना जल्दी बात समझ में आ जाए उतना जल्दी सही होता है. आप मैम गर्ल्स हॉस्टल ठीक होता है. तो नाश्ता वास्ता तो मिल गया होगा, चाहे जैसा भी मिले लेकिन मिल जाता है. हाँ. क्या चीज? आपको बहुत पता है. गर्ल्स हॉस्टल में तो गर्ल्स हॉस्टल का बात चल रहा था. आप बोले कि 5 बार मिलता है. लिखिए फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. पुरोहिता, मंत्री, सेना नायका, जज, अकाउंटेंट एक्सेट्रा. उसके बाद लिख दिए ना ये.
लिखिए इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ दिस पीरियड, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडेड, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडेड, पहला लिखिए वर्षकड़ा, VARSAKARA। देखिए वर्षकड़ा उस जमाने के एक ऑफिसर का नाम है। वर्षकड़ा मगध का एक ऑफिसर था और इसको क्रेडिट दिया जाता है कि इसने लिच्छवियों लोगों में डिसयूनिटी करवाया था। लिच्छवियों को कमजोर करने के लिए मगध के लिए ये काम कर रहा था। मगध का ऑफिसर था ये, ऑफिसर मतलब मंत्री होगा, ठीक है। और इसने क्या किया था कि लिच्छवियों के अंदर टूट लाया था अपने दिमाग से, और इस तरीके से मगध की पोजीशन क्या हुई थी, मजबूत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से वो कौन सा मंत्री था जिसने लिच्छवियों के अंदर डिसेंशन लाया, टूट लाई, कौन था वो? वर्षकड़ा। और कहाँ का ये मंत्री था? मगध का। तो लिखिए वर्षकड़ा डैश देके लिखिए ऑफ Magad succeeded in creating dissension, DISSENSION, dissension among Lichavis of Vaishali, ठीक है। सेकेंड लिखिए दीर्घाचरण्य ऑफ कोशला, दीर्घाचरण्य DIRGHA दीर्घाचरण्य ऑफ कोशला, दीर्घाचरण्य ऑफ कोशला। कोई दिक्कत जी? तो ये दो ऑफिसर हैं मगध के। अब लिखिए टॉपिक स्टेटस ऑफ ब्राह्मणास, स्टेटस ऑफ ब्राह्मणास। तो गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी? तो ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था इस समय तक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो भी हाई ऑफिसर होते थे या फिर हाई मिनिस्टर्स होते थे, वो सब ब्राह्मणास हुआ करते थे। मतलब ब्राह्मणों को ही हाई ऑफिसर या फिर मिनिस्टर बनाया जाता था गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में। सेकंड, ये जो मंत्री होते थे या जो मिनिस्टर होते थे, इनको एक तो पेमेंट पंच मार्क्ड कॉइन से मिलता ही था, कैश तो मिलता ही था। इसके अलावा ब्राह्मणास लोगों को रेवेन्यू ग्रांट्स मिलता था गांव का। क्या मिलता था? रेवेन्यू ग्रांट्स गांव का। तो मान लीजिए कि आपको 10 गांव का रेवेन्यू ग्रांट दे दिया गया, मतलब उस 10 गांव से जो भी टैक्स आएगा वो अब राजा के पास नहीं जाएगा, वो किसके पास आएगा? आपके पास आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और ये भी याद रखिएगा कि ये रेवेन्यू ग्रांट देने से पहले ब्राह्मणास को, किंग को किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। ये किंग का डिस्क्रिशनरी पावर होता था। मतलब किंग किसी को भी चलते हुए ब्राह्मणास है तो उसको वो रेवेन्यू ग्रांट दे सकता था कितने भी गांव का। लेकिन जो रेवेन्यू ग्रांट मिलता था आपको ब्राह्मणास का, उन ब्राह्मणास को उस गांव का पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं मिलता था। मतलब आपको गांव दिया गया तो उसका जो रेवेन्यू जो है उसी से आप मतलब रखिए। वहां पर आप शासन नहीं कर सकते हैं, वहां पर किसी को आप दंडित नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो ब्राह्मणास की पोजीशन गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में सोसाइटी में क्या थी? काफ़ी हाई। कैसे आप कह सकते हैं? तो बताइएगा कि इंपॉर्टेंट हाई ऑफिसर्स एंड हाई मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो होते थे वो ब्राह्मणास ही होते थे। उसके बाद फाइनेंशियल स्थिति बता दीजिएगा कि अपार्ट फ्रॉम गेटिंग पेमेंट्स थ्रू पंच मार्क्ड कॉइन्स, ब्राह्मणास ऑल्सो यूज टू रिसीव रेवेन्यू ग्रांट ऑफ विलेजेस। और ये रेवेन्यू ग्रांट देने से पहले किंग को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उन गांव का सिर्फ रेवेन्यू मिलता था ब्राह्मणास को, उन गांव में ब्राह्मणास की किसी भी तरीके की जुडिशियल या पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती थी। समझ में आया जी? लिखिए स्टेटस ऑफ ब्राह्मणास में द हाई ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर्स
The high officers and ministers were largely recruited. The high officers and ministers were largely recruited from Brahmana priestly class. Were largely recruited from Brahmana priestly class. From Brahmana priestly class. लिख दीजिए। सेकेंड लिखिए, apart from punch marked coins, apart from punch marked coins, apart from punch marked coins, comma, Brahmanas also received payments. Brahmanas also received payments through revenue grant, of cluster of villages, through revenue grant of cluster of villages, through revenue grant of cluster of villages, full stop. In giving revenue grants to Brahmanas, comma, the king did not have to obtain consent of his clan. The king did not have to obtain consent of his clan. ठीक है जी। अब लिखिए नोट में, जैसे अमित शाह जी को अभी किसी को बिहार में विधायक बनाना हो तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, टिकट दे देंगे किसी को, क्या जी। तो लिखिए नोट, द बेनिफिशियरीज वेयर ग्रांटेड only revenue. The beneficiaries were granted only revenue and not administrative authority. And not administrative authority. And not administrative authority. तो ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि किंग सर्वोसर्वा होता था और किंग को कुछ ऑफिसर हेल्प करते थे, जैसे कि पुरोहिता हो गए, सेना नायिका हो गए, मिनिस्टर हो गए, मंत्री हो गए, जज हो गए, अकाउंटेंट हो गए। अब मंत्री की बात चली है तो दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स का नाम पाली टेक्स्ट में मेंशन है, जैसा कि एक है कौन, वर्षकरा, जो कहाँ का था, मगध का, जिसने लिच्छवी लोगों में टूट लाई थी, और दूसरा दीर्घाचरण्या ऑफ कोसला। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी, तो काफ़ी अच्छी थी। जितने भी मिनिस्टर्स और हाई ऑफिसर्स होते थे वो सिर्फ ब्राह्मणा प्रिस्टली क्लास से बिलोंग करते थे। इनको पंच मार्क कॉइन से सैलरी भी मिलती थी और इसके अलावा इन लोगों को रेवेन्यू ग्रांट भी मिलता था गाँव का, ठीक है। और फिर उसमें हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रांट देने से पहले किंग को किसी से पूछने की जरूरत होती नहीं थी, और जो गांव मिलता था उनका सिर्फ रेवेन्यू ग्रांट मिलता था ब्राह्मणास को, उन गांव में किसी भी तरीके की उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं होती थी। समझ में आया जी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था इसका सर्वोसर्वा होता था विलेज हेडमैन। कौन होता था, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन को अलग अलग नाम से रेफर किया गया है, जैसे ग्रामीणी और भोजका, ग्रामीणी और भोजका और ग्रामिका और ग्रामिका। ये तीनों शब्द जो हैं वो किसको रेफर करने के लिए हैं, विलेज हेडमैन को, ठीक है। और ये जो विलेज हेडमैन होता था इट वाज क्वाइट पावरफुल। तो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में जो विलेज मैन होता था वो क्या होता था, पावरफुल। पावरफुल कैसे होता था, तो नंबर एक, ये विलेज हेडमैन लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट होता था एम्परर से। समझ रहे हैं जी। और इसका एक एग्जाम्पल है कि बिंबिसार, हम लोग पढ़ेंगे, बिंबिसार मतलब किसके फादर, अजातशत्रु के फादर। उन्होंने एक बार 60,000 ग्रामीणिका को, 60,000 विलेज हेडमैन का मीटिंग करवाया था। तो किंग डायरेक्ट बात करता था किससे, विलेज हेडमैन से। तो विलेज हेडमैन जो होते थे वो इन्फ्लुएंशियल होते थे।
सेकेंड, इन विलेज हेडमैन का काम होता था अपने गांव में टैक्सेस को असेस करना। क्या करना? टैक्सेस को असेस करना कि कितना पैसा इस साल कलेक्शन हो सकता है, असेसमेंट। और तीसरा, इन विलेज हेडमैन का काम होता था अपने गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। तो इसका मतलब ये कि जो विलेज हेडमैन होते थे दे वेर पावरफुल। ठीक है जी, कोई सेरेमोनियल पोस्ट नहीं था। सेरेमोनियल पोस्ट समझ गए ना, नाम का सिर्फ पोस्ट नहीं था। तो लिखिए उसमें, ये बना लिए, अगर बना लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। हो गया? लिखिए, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर village headmen in pre-Mauryan times. Village headmen in pre-Mauryan times, and they enjoyed considerable importance and had direct links with the kings. Example लिखिए, बिम्बिसारा summoned 60,000 gramikas. Bimbisara summoned 60,000 ग्रामिकाज। लिख दिए, फुल स्टॉप। अब लिखिए ग्रामिकाज, टॉपिक बनाइए ग्रामिकाज, डैश देके लिखिए फर्स्ट, असेस्ड एंड कलेक्टेड टैक्सेस। ग्रामिकाज पहला लिखिए, असेस्ड एंड कलेक्टेड टैक्सेस। दूसरा लिखिए, मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक टॉपिक लिखिए, टैक्सेस। तो क्या लग रहा है, गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में टैक्सेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड हो गया होगा? हाँ जी, टैक्सेशन सिस्टम वेल डेवलप्ड था। ठीक है, अब इसमें जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय मतलब वॉरियर, और जो ब्राह्मणास होते थे उनको टैक्स नहीं देना होता था। दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अगेन ये इस बात को बता रहा है कि वर्ण व्यवस्था किस हद तक मजबूत हो चुका है। तो टैक्सेशन सिस्टम गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में वेल डेवलप्ड था, नंबर वन। नंबर टू, क्षत्रिय मतलब वॉरियर्स और ब्राह्मणास, दे वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो टैक्स बर्डन किस पे आया हुआ था? वैश्य लोगों पर, क्योंकि शूद्र के पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो सोसाइटी में जो टैक्स देता था वो कौन देता था? वैश्य। वो टैक्स जो किसी जमाने में बलि कहलाता था, जो वॉलेंट्री हुआ करता था, अब वो क्या हो जाएगा? कंपलसरी, कि नहीं पैसा देना ही देना है। और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर होते थे उनको कहा जाता था बलि साधक। क्या कहा जाता था? बलि साधक। तो बलि जो है वो ऋग वैदिक टाइम पीरियड में वॉलेंट्री ऑफरिंग्स होता था, स्वेच्छा से जो आप दे दिए, जो मैंने बताया अभी कि मेरे पॉकेट में आके आपने 2 लाख रुपया दे दिया स्वेच्छा से, तो वो बलि था ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड तक आते आते बलि वॉलेंट्री नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा? कंपलसरी। और बलि को कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर होंगे उनको क्या कहा जाएगा? बलि साधक। ठीक है, तो लिखिए टैक्सेशन में, इट वॉज वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग बुद्धा, full stop. Important features of taxation during this period are as follows. पहला लिखिए वॉरियर्स ब्रैकेट में लिखिए क्षत्रियास, ब्रैकेट क्लोज, एंड प्रीस्ट ब्रैकेट में लिखिए ब्राह्मणास, ब्रैकेट क्लोज, वी आर exempted फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आपको इस बार देना है ना एग्जाम, 70 सेकेंड वाला,
were exempted from payment of taxes. Full stop. The burden of taxes thus was the burden of taxes thus was on peasants who were mainly vaishya or grihapatis, ठीक है जी। सेकेंड लिखिए बलि डैश देके लिखिए विच वॉज अ वॉलेंट्री ऑफरिंग ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स। बलि डैश देके लिखिए विच वॉज वॉलेंट्री ऑफरिंग ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स became compulsory payment during the age of Buddha. ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए बलि साधक्स डैश देके लिखिए वेयर ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ बलि were appointed लिख दिए जी। नेक्स्ट लिखिए और इन टैक्सेस को असेस और कलेक्ट कौन करता था? तो रॉयल एजेंट विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन। तो लिखिए नेक्स्ट टैक्सेस वेयर असेस्ड एंड कलेक्टेड by royal agents with the help of village headmen तो टैक्सेशन सिस्टम गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे वेल डेवलप्ड है और टैक्सेशन के साथ साथ समाज में फोर्स्ड लेबर का भी कॉन्सेप्ट है। तो गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे टैक्सेशन तो है ही, टैक्सेशन के अलावा फोर्स लेबर का भी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? तो जो आर्टिजान्स होते थे उनको महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था फ्री में। तो जितने भी आर्टिजान्स और वर्कर्स हैं वो अपना काम कीजिए, लेकिन महीने में एक दिन का जो काम है वो आप किसके लिए काम करेंगे? राजा के लिए निःशुल्क। तो हो सकता है महल बन रहा है, चाहे जो भी बन रहा है, तो ये फोर्स लेबर हुआ कि नहीं? तो लिखिए in addition to taxes, comma, the peasants during Buddha were also subjected to forced labor. फुल स्टॉप। उसी में लिखिए आर्टिजान्स we are subjected to taxation by making to work for a day in a month for the king फुल स्टॉप। ठीक है। टैक्सेस के अलावा जो व्यापारी लोग होते थे उनको कस्टम भी देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? कस्टम। और कस्टम के अलावा टोल टैक्स का भी प्रावधान प्रोविजन गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे था। तो एक तो लैंड रेवेन्यू देना है किसान को, और व्यापारी को क्या देना है? कस्टम, और साथ ही साथ टोल टैक्स। तो नेक्स्ट लिखिए traders were made to pay customs on the sale of their commodities
on the sale of their commodities, full stop. उसके बाद लिखिए tolls were collected by an officer, tolls were collected by an officer known as सॉल्किका, SHAULKIKA, सॉल्किका, और शुल्क अध्यक्षा, ये अंडरलाइन कर दीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। सॉल्किका कौन होता था? जो टोल कलेक्ट करता था, उसी को शुल्क अध्यक्षा भी कहते थे। ठीक है जी। अब एक लास्ट डायमेंशन लिखिए, सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन ड्यूरिंग बुद्धा, सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन ड्यूरिंग बुद्धा। आज ही से लोग होली मनाने लगे क्या जी? बाकी के लोग काफी इन्फॉर्म्ड क्लास हैं आप लोग, है ना जी। सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन ड्यूरिंग बुद्धा। जितने भी सब बुद्ध के टाइम पे सब क्षत्रिय थे, राजपूत सर, सब वॉर में ही इन्वॉल्व थे या फिर और कोई? नहीं, वॉरियर क्लास थे, वॉर में, और कोई दूसरा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? तो वॉर में थे। अब जैसे कि ब्राह्मणास जो थे, दे वेर मेनली प्रीस्टली, नहीं तो दे वेर मेनली इन्वॉल्व इन अकेडमिक। वैश्य जो थे, दे वेर मेनली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में जो भी हो जाए, कोई लोग मतलब मर्चेंट्स है, कोई लोग आयरन का काम कर रहा है, वैश्य में थे, ट्रेडर्स में अलग अलग वैरायटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वॉरियर का मतलब कि सब लोग सेनापति ही हैं, समझ गए? मतलब वॉरियर फील्ड से होंगे, कोई पैदल सेना में होंगे, कोई सेनापति होगा, कोई मिड रैंकिंग ऑफिसर होगा, लेकिन दे विल बी इन्वॉल्व विथ व्हाट? वॉर। ठीक है जी। तो सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक कानून गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में कैसा था? तो सबसे पहले समाज इनइक्वल था, वर्ण आधार पे बढ़ चुका था समाज, है कि नहीं? दूसरा, जो कानून होते थे वो वर्ण स्पेसिफिक थे। क्या थे? वर्ण स्पेसिफिक। न्यूट्रल लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे। तो जैसा आपका वर्ण कथित रूप से बड़ा, उतना कम सजा आपको, और जितना वर्ण कथित रूप से छोटा, उतना ज्यादा सजा आपको उसी क्राइम के लिए। तो हो सकता है किसी क्राइम के लिए ब्राह्मणास को बोल दिया जाए कि महाराज ऐसा मत कीजिएगा, वही क्राइम अगर कोई शूद्र किया होगा तो मारो कोड़ा उसको। तो वर्ण स्पेसिफिक था, कानून एग्जिस्ट करता था लेकिन वर्ण स्पेसिफिक, दे वर नॉट न्यूट्रल लॉज। क्लियर है ये चीज? तो लिखिए उसमें बलि साधक टैक्स लेता था, लैंड रेवेन्यू, और ये जो शुल्क अध्यक्ष है वो टोल्स लेता था। तो फिर हाई स्कूल टीचर और कॉलेज के प्रोफेसर में क्या फर्क है? दोनों तो पढ़ाता ही है, लेकिन फर्क आ जाता है किस चीज में? क्लासेस में। तो पैसा, दोनों तो पैसा ही लेता है। शुल्क जो वो था बलि साधक, वो क्या लेता था? लैंड रेवेन्यू मेनली, और जो शुल्क अध्यक्ष है वो टोल्स लेता था। लिखिए, सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन, social order and legislation originated during Buddha, and was varna specific, full stop. Dharma Sutras specifies duties of each varna, full stop. Next point लिखिए, civil and criminal law was based on varna division, अब यहां पे लिख दीजिएगा एक तरफ हायर वर्णा और एक तरफ लिख दीजिए शूद्रास। ठीक है जी। हायर वर्णा में लिखिए कंसीडर्ड प्योरर, हायर वर्णास कंसीडर्ड प्योरर, और दूसरा लिखिएगा
high level of moral conduct, high level of moral conduct was expected from them, was expected from them. ठीक है जी। वर्ण से आया कास्ट। कास्ट जो होता है वो होता है जाति। जाति किसको कहते हैं? जाति कहते हैं आपको प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। जाति जो होता है वो ऑक्यूपेशन पे आधारित होता है। जैसे स्कूल, स्कूल के अंदर क्लास, तो स्कूल जो हो गया वो वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या है? कास्ट जो है वो क्लास आया। समझ में आया? तो शूद्रास में लिखिए वे आर डिप्राइव्ड ऑफ रिलीजियस, were deprived of religious and legal rights, were deprived of religious and legal rights। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए वे आर नॉट अलाउड फॉर उपनयन और थ्रेड सेरेमनी, वे आर नॉट अलाउड, वे आर नॉट अलाउड फॉर उपनयन, वे आर नॉट अलाउड फॉर उपनयन और थ्रेड सेरेमनी। जनेऊ समझते हैं? जनेऊ, हाँ जी, उसी को उपनयन कहते हैं। तो उपनयन का जो अधिकार था ब्राह्मणों का था, क्षत्रियों को था और वैश्यों का को भी था। वैश्य के पास बस यही एक चीज थी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जैसी थी, क्या? कि वो उपनयन कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे प्रिविलेजेस सिर्फ ब्राह्मणाज और क्षत्रिय को था और शूद्रा को तो कुछ था ही नहीं। ठीक है जी। तो दे वे कंसिडर्ड इम्प्योरर एंड दे वे नॉट अलाउड फॉर उपनयन सेरेमनी। ठीक है, और इनके द्वारा कोई भी क्राइम किया जाता था इट वॉज सिवियरली पनिश्ड। ठीक है जी। क्यों? हाँ, शूद्रास थे, मतलब बल का प्रयोग करके सोसाइटी के एक तबके को हमेशा सबवर्ट रखा जाता था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लिखिए क्राइम committed by them were severely punished, were severely punished। ऐसा समाज था जब गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध को ऐसा समाज मिला हुआ था जी। ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म। उसके बाद लिखिए और ऐसा माना जाता था कि शूद्रों का जन्म जो है वो भगवान के पैर से हुआ है। ठीक है। और फिर हम लोग तो वही पैर ही को तो छूते हैं भगवान का, है कि नहीं जी? तो पैर से अगर किसी का जन्म हुआ जैसा माना जाता है तो उसमें गलत क्या है? एट द एंड ऑफ द डे सारी सृष्टि तो माना जाता है कि नहीं कि भगवान के पैरों तले ही है। तो लिखिए शूद्राज में दे वे आर सपोज टू बी बॉर्न, दे वे आर सपोज टू बी बॉर्न। अच्छा है जी, हम उस समाज में मार वार देते हम किसी को, है कि नहीं जी? ये क्या चल रहा है? तो हाँ हाँ, लेकिन बताइए दे वे आर सपोज टू बी बॉर्न फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर। ईटा से मार के भाग जाते हैं, है कि नहीं? दे वे आर सपोज टू बी बॉर्न फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर, फ्रॉम द फीट ऑफ क्रिएटर। ठीक है जी। और इन सभी के अलावा क्रूएल पनिशमेंट जैसे जीभ निकाल लेना, हाथ काट देना, ये सब के प्रोविजन भी बुद्धा के टाइम पीरियड में कानून में थे। तो लास्ट लिख दीजिए, लास्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल। उस शूद्रा में नहीं लिखना है, मतलब ये हो गया। अब लिख लीजिए नोट में, जनरल है ये, जनरल चीज दिखा रहे हैं नोट में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, administration of civil and criminal law specified in administration of civil and criminal law specified in Dharam Shastras, specified in Dharam Shastras were administered, specified in Dharam Shastras were administered by royal agents, who inflicted INFLICTED, who inflicted rough and ready punishments
inflicted rough and ready punishments such as scourging, comma beheading, पूरा तालिबान चल रहा था जी, beheading, comma tearing out of tongue, ना ईटा से नहीं मारेंगे, है ना जी, tearing out of tongue, समाज है। तो ऐसा समाज था गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन के साथ साथ गांव भी हमने देखा और गौतम बुद्ध में समाज कैसा था। अब थर्ड डायमेंशन क्या है? एज ऑफ महाजनपदास। देखिए डायरेक्ट 6th सेंचुरी बीसी। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत आसान है जी, है कि नहीं? तो स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक के बाद इंडस वैली के बाद वैदिक सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू ऋग वैदिक, लैटर वैदिक सिविलाइजेशन का क्या हुआ? 6th सेंचुरी बीसी। क्या हुआ? अब 6th सेंचुरी बीसी ना हो गया कि चौराहा है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना है। अब इसमें भी 4 रास्ते जाएंगे 6th सेंचुरी बीसी से। एक रास्ता जाएगा एज ऑफ महाजनपदास, दूसरा रास्ता जो है 6th सेंचुरी बीसी में पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ है, तीसरा रास्ता 6th सेंचुरी बीसी का क्या है? एज ऑफ बुद्धा एंड महावीरा, और चौथा रास्ता है कि इट इज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन। बस अब उसमें पहले आप देख लीजिए, कवर कर लीजिए फॉरेन इन्वेजन वाला। तो सबसे पहला फॉरेन पावर जो इन्वेड किया कौन था? पर्शियंस के बाद ग्रीक्स, और पर्शियन में जो डायनेस्टी है वो एक्मेनिड डायनेस्टी है। और जो पहला राजा अटैक किया हुआ है साइरस के बाद डेरियस। साइरस ने अटैक किया था तो कपीशा का शहर डिस्ट्रॉय किया था। डेरियस ने अटैक किया तो पंजाब और सिंध को अपने हिस्सा बना लिया अपने एरिया का। और पंजाब और सिंध जो था वो 20वां सत्रपी बना था। सत्रपी मतलब प्रोविंस। और ऑल टुगेदर एक्मेनिड एम्पायर में कितने प्रोविंस थे? 28। और लास्ट जो था वो था जक्सिस, जिसने आपको इंडियंस लोगों को अपनी आर्मी में भी एम्प्लॉय किया था। उसके बाद अलेक्जेंडर पे आ जाइएगा। और अलेक्जेंडर जब भारत पे अटैक किया था तो समय मगध का राजा कौन था? धनानंद, जो नंदा डायनेस्टी का था। हालांकि अलेक्जेंडर मगध आया नहीं है। अलेक्जेंडर ने किसको हराया? अंभी और पोरस। और ऐसे करके आपको बता देना है कि अलेक्जेंडर का फिर डेथ हो जाता है कहाँ पे? बेबीलोन। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन हो गया। उसके बाद आ जाइएगा सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन, जो अभी मैंने बताया। सेकेंड फेज ऑफ अर्बेनाइजेशन को ही कहा जाता है कि गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में समाज कैसा रहा होगा, वही हम लोगों ने डिस्कस किया। तो 3 रास्ता हो गया। एक रास्ता जो है वो क्या है? महाजनपदास। तो लिखिए नया पेज में, एज ऑफ महाजनपदास, एज ऑफ महाजनपदास, एज ऑफ महाजनपदास। पहले कॉपी लेते थे तो आप लोग करते थे बुक में? हाँ, हम लोग को तो सेकेंड हैंड बुक मिलता था जी, उसमें कुछ बचा ही नहीं रहता था। कजन ब्रदर मेरे से 1 क्लास सीनियर था। गजब कॉस्ट कटिंग होता है फैमिली में। मेरे चचेरे भैया थे, वो मेरे से 1 क्लास सीनियर थे। वो पास होते थे, उनका सारा बुक मेरे को। तो कभी वो नौबत नहीं आई मैम नया बुक लेकर। हम लोग कॉपी से ही काम चला लेते थे। कॉपी हमेशा खरीदाते रहता था। आप लोगों में हुआ है किसी कजन का बुक? प्रताड़ित है हम लोग क्या? नहीं, हम लोग में तो चलता था, बुक रहता था हम लोग में। 2-3 साल तो रहता ही था। गजब, स्कूल में ऐसा होता था, हर एक साल बुक चेंज कर देता था। साइड बुक्स चेंज हो जाते थे ना। एक हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश में गुलमोहर, आप लोग पढ़ते थे? ओरिएंट लॉन्गमैन का चलता था गुलमोहर बुक। उसमें कहानी चेंज हो जाता था 3 साल 4 साल के बाद, लेकिन वो बुक वही रहता था। हाँ होता होगा, वो डिपेंड करता होगा। ठीक है लिखिए। नहीं, हम लोग में मतलब हम लोग में जैसे कि 4th 5th तक भी बुक वही सब रहता था। चेंज होता था लेकिन वही होता था। जब हम लोग 8th 9th में चल जाते थे तब पता चलता था 4th वाला का चेंज हो गया। तो वो 3 साल 4 साल तक रहता था वो बुक। अच्छा कोई नहीं। लिखिए क्या लिखिए? एज ऑफ महाजनपदास किसको कहते हैं?
लार्ज टेरिटोरियल किंगडम विथ स्टैंडिंग आर्मी। इतना छोटा सा लाइन याद करने में क्या जा रहा है? देखिए, महाजनपदास रेफर्स टू, महाजनपदास रेफर्स टू large territorial kingdom, large territorial kingdom with standing army, large territorial kingdom with standing army। बचपन में ड्रेस कभी बड़ा मिलता था कि बड़ा हो जाओगे तो ये सब हुआ है आप लोग के साथ? मतलब स्लीव्स आदमी का यहां रहता है, मेरा स्लीव्स यहां रहता था, और कि बड़ा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, और जूता भी बड़ा, उस पर रुई लगाकर। अरे यार, बचपन को सब मतलब खत्म कर दिया, हटाई भी यहां तक कि बड़ा होगे तो वो ठीक होगा, वेट करते रहिए कब बड़ा होंगे। ये मिडिल क्लास फिनोमेनन। हाँ, पेंसिल भी काट के मिलता था। ये सबसे बड़ा तो वो होता था कि जूता के उधर वो मतलब रुई लगाकर और पहने हुए हैं। सही में भाई, आप लोग के साथ भी हुआ है? जूता वाला हम लोग कुछ ज्यादा सहे हैं। लेकिन लार्ज टेरिटोरियल किंगडम विथ स्टैंडिंग आर्मी इज कॉल्ड महाजनपदास, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा देयर वेयर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा देयर वेयर ऑल टुगेदर, there were altogether 16 Mahajanpadas. There were altogether 16 Mahajanpadas. इसको 16 याद रखिएगा, क्वेश्चन स्ट्रेट आता है। गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड में कितने महाजनपद थे? 16। अब हम लोग उन 16 महाजनपद का नाम लिखने वाले हैं, उन महाजनपद का कैपिटल लिखने वाले हैं, और वो महाजनपद किस क्षेत्र में होते थे वो लिखने वाले हैं। हालांकि आपको पूरा 16 महाजनपद याद करने का जरूरत नहीं है, आप अभी लिख लीजिए, मैं टिक लगवा दूंगा कि कौन से महाजनपद से अगर आएगा क्वेश्चन तो आएगा, ठीक है जी। लेकिन 16 का पहले नाम लिख लेते हैं। तो देखिए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग महाजनपद का नाम लिखेंगे। अरे यार, यहां पे हम लोग महाजनपदा का नाम लिखेंगे। उसके बाद बीच में वी विल राइट व्हाट? कैपिटल, और उसके बाद वी विल राइट एरिया, मतलब वो किस एरियाज में है। तो पहला महाजनपद में लिखिए अंगा। पूरा लाइन वाइन ड्रॉ कर कर इसे लिखिए ना जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, कीजिए कीजिए। किसी का क्रिएटिव स्पिरिट नहीं क्रश करना चाहिए क्या जी? अंगा, अंगा की राजधानी थी चंपा। चंपा, चंपा, अंगा लिखिए, अंगा की राजधानी चंपा। और अंग प्रदेश जो था वो मुंगेर और भागलपुर का जो अभी क्षेत्र है उसको अंग कहते थे, ठीक है। तो अंगा लिखिए, अंगा के बाद चंपा लिखिए कैपिटल, और चंपा के बाद लिखिए एरिया में मुंगेर एंड भागलपुर, मुंगेर एंड भागलपुर। दूसरा लिखिए मगध। मगध, मगध की राजधानी हुआ करती थी ग्रीव राजा। क्या हुआ करती थी? ग्रीव राजा। ग्रीव राजा मतलब राजगीर, ठीक है जी। और वो अजात शत्रु है जिसने अपनी राजधानी शिफ्ट की राजगीर से कहां? पाटलिपुत्रा। ये आपको नेट में बताएगा, ठीक है। और अगर आप बीपीएससी का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें उदाईन बताया है, ठीक है। और आंसर जो आप बीपीएससी में टिक करके आइएगा वो उदाईन ही टिक करके आइएगा कि उदाईन ने राजधानी शिफ्ट की थी राजगीर से पाटलिपुत्रा। लेकिन अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है कि अजातशत्रु देखने को मिल जाए। तो लिखिए मगध, मगध की राजधानी ग्रीव राजा, GRIVRAJA, ग्रीव राजा। और राजगीर एरिया लिख दीजिए गया एंड पटना, गया एंड पटना। उसके बाद लिखिए काशी, काशी, काशी की राजधानी भी काशी थी। और जो एरिया था लिखिए बनारस, बनारस। उसके बाद लिखिए वत्सा, VATSA, वत्सा, वत्सा की राजधानी कौशाम्बी। और ये इलाहाबाद का एरिया है, एरिया में लिख दीजिए इलाहाबाद। उसके बाद लिखिए कोसला, KOSALA, कोसला,
कोसला की राजधानी लिखिए सरावस्ती, SHARAVASTI, सरावस्ती, ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ, और कुशावटी ब्रैकेट में लिखिए साउथ, कुशावटी ब्रैकेट में लिखिए साउथ, हाँ 2 राजधानी, कुशावटी साउथ, डैश दे के लिखिए ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी। उसके बाद लिखिए शुरासेना, SHURA, शुरासेना, SENA, शुरासेना, डैश दे के लिखिए मथुरा, डैश दे के लिखिए वेस्टर्न यूपी। उसके बाद लिखिए पंचाला, पंचाला, डैश दे के लिखिए अहिछत्रा, AHICCHATRA, अहिछत्रा, और कंपीलिया, अहिछत्रा को ही कंपीलिया कहते हैं, और एरिया जो होगा वो होगा वेस्टर्न यूपी। उसके बाद लिखिए कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, डैश दे के लिखिए एरिया में मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा, मेरठ एंड साउथ ईस्टर्न हरियाणा। कुरु के बाद लिखिए मत्स्या, MATSYA, मत्स्या, MATSYA, मत्स्या। मत्स्या की राजधानी लिखिए विराटनगर, विराटनगर, और डैश दे के लिखिए जयपुर, जयपुर। उसके बाद लिखिए छेदी, CHEDI, छेदी, कैपिटल लिखिए सोथीवटी, SOTHIVATI, सोथीवटी, एरिया लिखिए बुंदेलखंड। उसके बाद लिखिए अवंती, ये जो मत्स्य लिखे हैं ना विराटनगर, उसको टिक लगा लीजिए, ये राजस्थान का एक महाजनपद था। उसके बाद लिखिए अवंती, अवंती को भी टिक लगा दीजिए। अवंती का कैपिटल था लिखिए उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। और कुछ समय के लिए महिष्मती भी लिख रहा है, तो उज्जैनी और नीचे लिखिए महिष्मती। पहले 2 कैपिटल था, बाद में उज्जैनी जो होगा वो प्राइमरी कैपिटल बन जाएगा। उज्जैनी एंड महिष्मती। एरिया लिखिए मालवा एंड MP, मालवा एंड MP। उसका लिखिए गंधारा, गंधारा, गंधारा की राजधानी लिखिए तक्षशिला, तक्षशिला, डैश दे के लिखिए एरिया रावलपिंडी, रावलपिंडी। उसके बाद लिखिए कंबोज, कंबोज, डैश दे के लिखिए कैपिटल पुंछ, पुंछ, डैश दे के लिखिए राजौरी एंड हाजरा, राजौरी एंड हाजरा। कंबोज को टिक लगा दीजिए, ये आपको कश्मीर का महाजनपद था, पुंछ जो है वो कश्मीर में है। उसके बाद लिखिए वाजी, VAJJ, वाजी, वाजी की राजधानी वैशाली, डैश दे के लिखिए बिहार। उसके बाद लिखिए अश्मका, अश्मका, अश्मका को टिक लगा दीजिएगा। डैश दे के लिखिए पोटाली, कैपिटल पोटाली, ये आंध्र प्रदेश में था। डैश दे के लिखिए बैंक्स ऑफ गोदावरी, बैंक्स ऑफ गोदावरी। कितना हो गया? 15। लास्ट लिखिए माला, MALLA, माला। डैश दे के लिखिए कुशीनारा, कुशीनारा। डैश दे के एरिया लिखिए देवरिया, देवरिया। अब टिक लगा लीजिए, एक अंगा पे टिक लगा लीजिए, मगध टिक लगा लीजिए, कुरु टिक लगा लीजिए, मत्स्य टिक लगा दिए होंगे, अवंती टिक है, गंधारा टिक लगा लीजिए, माला टिक लगा लीजिए। तो इतना आप याद रखिएगा। कितना हो गए? 9। 2-3 तो इसी तरीके से याद है। तो इतने 16 महाजनपद थे गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड में। मतलब इतने महाजनपद के पास क्या था? स्टैंडिंग आर्मी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला डायमेंशन अभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो होली है, हैप्पी होली। और क्लास आप लोगों का बंद है, 9 तारीख को ओपन कर रहे हैं, ठीक है।
9 मंडे है। कुछ लोग स्टाफ लोग का भी था कि नहीं सर संडे को थोड़ा सा छोड़ दिए, हमने ठीक है। पता चला कि ओपन कर दिए, कोई आया ही नहीं, तो हम ही पोछा उछा भी लगा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आप लोग देख लीजिएगा तो प्रतिष्ठा भी बचाना पड़ता है। तो 9 तारीख को ठीक है, आराम से होली वोली खेल वेल के आइए, तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। ज्योग्राफी में क्या पढ़ाई हुआ आज? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। ब्रेकेज किस में है, ईस्टर्न घाट्स में कि वेस्टर्न घाट्स में? ईस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना जी, ब्रेकेज है उसमें। और एलिवेशन किस में ज़्यादा है? वेस्टर्न घाट्स में। बायोडाइवर्सिटी एरिया है ना जी, तो खाली पढ़ते ही रहेंगे कि कभी जाएंगे भी वेस्टर्न घाट्स? फिर ले चलिए इधर, बता दिए कि वेस्टर्न घाट होता है, बहुत बच्चे बता दिए, ले चलिए। ठीक है फिर। और पॉलिटी में क्या सिटीजनशिप हो गया, आर्टिकल 5 to 11। आज क्या पढ़ाई होगा? आई थिंक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है फिर, ओके देन, थैंक यू, थैंक यू।